के वीडियो में हम कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहे हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण दिया हुआ है। समीकरण को हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? तो जैसे हम सारणिक को हल करते आए हैं वैसे ही हमें हल करना है। दी हुई स्थिति को लेके चले तब हमारे दिमाग में कोई भी संक्रिया जो भी आ रही हो वो अप्लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर पंक्ति के हिसाब से भी संक्रिया लग रही है और स्तंभ के हिसाब से भी संक्रिया लग रही है। तो पहले मैंने स्तंभ के अनुसार संक्रिया लगाई है। संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस 2C1 व C3 चेंज C3 माइनस 3C1 से। क्यों किया है ऐसा? मेरा कहना यह है कि अगर पहले स्तंभ को हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 2x 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 बनेंगे और जैसे ही मैं दूसरे स्तंभ में से घटाऊंगा तो दूसरे स्तंभ में से x का विलोपन हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में 3x है तो मैंने पहले स्तंभ को 3 से मल्टीप्लाई किया और तीसरे स्तंभ में से घटाया तो यहां से भी x का विलोपन हो जाएगा, जिससे हमारे पास केवल प्रथम स्तंभ में ही x मौजूद होंगे। तत्पश्चात हम पंक्ति की संक्रिया लगा करके उन पहले स्तंभ में से 2 अवयवों को x रहित कर देंगे और एक x रह जाएगा जिसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस 2C1 व C3 चेंज C3 माइनस 3C1 से। तो जैसे आप संक्रिया लगाएं उसी में सावधानी रखनी है। पहले स्तंभ में नो चेंज की स्थिति x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 और दूसरे स्तंभ में चेंज लाना है तो दे रहा है इसको गुणा करें तो 2x माइनस 4। जैसे ही मैं इसमें से घटाऊंगा तो इसका मतलब माइनस 3 प्लस 4 तो 1 x x तो माइनस होना ही है। ऐसे ही 2x माइनस 8 और इसमें से जैसे मैं घटाऊंगा तो माइनस 9 में से 8 जाएंगे तो कितना रह जाएगा माइनस 1। ऐसे ही ये 2x माइनस 16 बनेगा तो माइनस 27 प्लस 16 तो माइनस के 11 रहेंगे। इसी प्रकार से तीसरे स्तंभ में हम काम करेंगे तो 3x माइनस 6 जो 3x माइनस 4 में से माइनस करने पर प्लस 2 देगा। ऐसे ही ये 3x माइनस 12 और ये 3x माइनस 16 तो यहाँ से माइनस 4 रहता है। ऐसे ही यहाँ 3x माइनस 24 और ये है 3x माइनस 64 तो यहाँ से माइनस 40 रहता है। और पहले दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में से x का विलोपन हो चुका है। मैं दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में से x का विलोपन कर देता हूँ। तो इसके लिए संक्रिया लगा रहा हूँ R2 चेंज R2 माइनस R1 व R3 चेंज R3 माइनस R1 से। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको घटाया तो x से x तो निरस्त होना ही है। माइनस 4 प्लस 2 तो कितना रह गया माइनस 2। ऐसे ही माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ऐसे ही यहाँ पर x तो निरस्त होना ही है माइनस 8 और ये हो गया अपना प्लस 2 तो माइनस के 6 माइनस 11 और ये माइनस 1 तो माइनस 12 माइनस 40 माइनस 2 माइनस 42। अब यहाँ पर हमने गुणधर्म 4 अप्लाई कर दिया। नहीं अप्लाई करना चाहते कोई बात नहीं, प्रथम पंक्ति के अनुदेश यहाँ से भी प्रसार किया जा सकता है। तो गुणधर्म 4 से हमने दूसरी पंक्ति में से 2 तीसरी पंक्ति में से 6 को बाहर किया तो यहाँ पर रह गया x माइनस 2 1 2 यहाँ रह गया 1 2 3 और यहाँ रह गया 1 2 7। अब इस 12 को हमने
जीरो में भेज दिया, दूसरे पक्ष में भेजते ही जीरो हो गया। और इस सारणी को हमने प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया। x-2 के लिए खोला तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को निरस्त करने के बाद सारणी जो बचा उसे लिखा। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखते हुए 1 को माइनस लिखा और इसके लिए तोप चलाई। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त किया, 1 3 1 7 बचा। ऐसे ही इसके लिए हमने तोप चलाई, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को निरस्त किया तो 1 1 1 2 रहा। अब हमने द्वितीय क्रम सारणी को हल किया तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हुए जैसे ही हमने इसको खोला तो x - 2 - 4 + 2, तो 2 और -2 तो कैंसिल, तो x = 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो कि समीकरण नहीं है, सिद्ध करवा रहा है, तो उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ गुणधर्म 2 का ज्यादातर प्रयोग को दर्शा रहा है। क्या कहा है, बिना विस्तार के सिद्ध करना है हमें कि ये सारणी के बराबर, ये सारणी के बराबर, ये सारणी। तो हम किसी एक सारणी को लेके चले, A B C X Y Z P Q R, इसको लेके चले। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें चेंज लाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहां पर x प्रथम पंक्ति में है, यहां पर तृतीय पंक्ति में है। तो अगर मैं मान लीजिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को इंटरचेंज कर दूं तो x अपनी सही स्थिति में पहुंच सकता है। संक्रिया R1 इंटरचेंज R2, तो x को हमने इस जगह पर लाना है प्रथम पंक्ति पर, तो और प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति पर जमाना है। तो ये हमारा गुणधर्म 2 कहता है कि किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ R1 और R2 को जैसे ही हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह आ गया। x y z प्रथम पंक्ति में लिख दिया, a b c को दूसरी पंक्ति में लिख दिया, तीसरी पंक्ति नो चेंज में रही। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी पंक्ति में मुझे p चाहिए जबकि ये तीसरी पंक्ति में है। तो अब मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज किया, संक्रिया R2 इंटरचेंज R3, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया और ये गुणधर्म 2 का फिर से उपयोग हो गया। यहाँ पर तीसरी पंक्ति को मैंने दूसरी पंक्ति के स्थान पर लिखा, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति के स्थान पर लिखा। अब ये वाली चीज तो हमारी यहां सिद्ध हो गई। अब इससे इसको लाना है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये XYZ पंक्ति में है जबकि यहां पर ये XYZ स्तंभ में है। तो हमने गुणधर्म 1 का सहारा लिया। गुणधर्म 1 के अनुसार सारणी में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के चिन्ह पर कोई प्रभाव या सारणी अपरिवर्तित रहता है। तो हमने यहाँ पर इसको बदला, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाया। इसका मतलब गुणधर्म 1 के अनुसार जैसा हमने बताया कि पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब हमने इसको देखते हुए फिर से काम किया, y को प्रथम पंक्ति में लाना है, तो हमने R1 इंटरचेंज R2 किया, तो फिर वापस गुणधर्म 2 को काम में लेते हुए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। y q b प्रथम पंक्ति में लिखे और x p a को दूसरी पंक्ति में लिखा।
तीसरी पंक्ति को नो चेंज की स्थिति में रखा, परंतु हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो Q है QPR यहाँ दूसरे स्तंभ में है, जबकि यहाँ तीसरे स्तंभ में है फाइनली। तो हमने इनको C2 और C3 मतलब स्तंभ 2 को तीसरे स्तंभ की जगह और तीसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ की जगह पर व्यवस्थित किया। तो फिर से गुणधर्म 2 अप्लाई किया। गुणधर्म 2 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, और ये हम फाइनली रिजल्टेंट तक पहुंचे। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे सवालों में जनरली गुणधर्म 1 और 2 का ज्यादा प्रयोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार सिद्ध करना है ये सारणिक बराबर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो छोटी क्लास से हम जानते हैं गुणनखंड के लिए कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इसका मतलब मेरे पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड A प्लस B प्लस C हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर पंक्ति और स्तंभों के अनुसार A प्लस B प्लस C बनाने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति की संक्रिया लगाई, संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 से पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ दिया, या तीनों को जोड़ना एक ही बात है। तो ये बना हमारे पास ट्वाइस A प्लस B प्लस C, ये बना ट्वाइस A प्लस B प्लस C, ये बना A प्लस B प्लस C। गुणधर्म 4 से मैंने A प्लस B प्लस C को कर दिया बाहर। दूसरी और तीसरी पंक्ति में नो चेंज की स्थिति रही। अब यहाँ पर हमने इसको 0 प्राप्त करने के लिए, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, हमने संक्रिया लगाई C1 चेंज C1 माइनस C2। तो यहाँ पर मुझे 0 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर अब ये प्राप्त हुए A माइनस B और B माइनस C। अब इसको 0 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से गुणा करके घटाना पड़ा। तो संक्रिया C2 चेंज C2 माइनस 2C3। तो यहाँ पर भी 2 माइनस 2 0 हो गया, और यहाँ B प्लस C माइनस 2B, तो यह रह गया C माइनस B। इसी प्रकार से यहाँ C प्लस A माइनस 2C, तो रह गया A माइनस C। अब मैंने इसको प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार कर दिया जैसा आप जानते हैं। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1 के लिए, अब जैसे ही मैंने इसको गुणा किया तो मेरे पास ये उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इन दोनों का गुणा क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। अगर आपको डायरेक्ट सूत्र याद नहीं है तो फिर आपको गुणा करके दर्शाना होगा और काटापीटी करके ये बताना होगा कि ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के बराबर है। तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। धन्यवाद।